आपका जिस पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है उनका क्या वर्क रहता है, एक रफ आइडिया दीजिए। एक कंप्यूटर लैब होती है उधर, कंप्यूटर का शक्ल ही नहीं देखी थी, ऑन कैसे होता है कंप्यूटर। बाकी पापा और ने मुझे मतलब वो खेती करते हैं, लेकिन मेरे को उन्होंने कभी नहीं बोला कि तू खेत चल। 10th के बाद मेरे परसेंटेज अच्छे थे। 11th-12th मैंने तारानगर गुरु रविंद्रनाथ टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उन्होंने मुझे प्रॉपर स्पॉन्सर किया था। 11th-12th में मेरा एक भी पैसा नहीं लगा था। तो मेरे को भी बोलने लगे थे कि भाई फलाने जी का बेटा रेलवे में लग गया, क्लर्क लग गया, तू कब लगेगा। अगर मैं वहाँ टैगोर में नहीं जाता, इधर गांव में रह जाता, इतने परसेंटेज नहीं मिल बनते और मैं नहीं जा पाता। वहाँ मेरे केस में टैगोर ने बहुत अच्छा साथ दिया। सबसे स्ट्रॉन्ग मेरी मैथ थी एडीएम सर की वजह से। वहाँ से जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ सीखने को मिली वो थी सीटिंग पावर। हम सुबह 7 बजे जाते थे, शाम को 7 बजे आते थे। स्टूडेंट्स होते हैं उनका एक रहता है कि या तो हमें डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, मतलब नॉर्मल सी चीज़ें जो हम देखते ही आ रहे हैं ना काफ़ी टाइम से। तो ये काफ़ी अलग चीज़ है, आपने इसके बारे में कैसे सोचा? छोटे से गांव की सीमाओं को लांघकर बड़े सपने देखने वाला होनहार युवा आज देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान में चयनित हुआ है। हम बात कर रहे हैं कौशल सारण की, जिन्होंने नौहर के भगवान गांव से निकलकर बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर तक का सफर तय किया है। आज हमारे साथ हैं वही कौशल जिनकी सफलता ने पूरे क्षेत्र को गर्व से भर दिया है। तो आज हम बात करेंगे कौशल से और उनके परिवार से। हाँ जी कौशल जी, तो हमारे दर्शकों को आप सबसे पहले अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में बताइए। मेरा नाम कौशल सारण है। मेरे पेरेंट्स पापा श्री जय सिंह सारण है, मम्मी जी का नाम श्रीमती संतोष। पापा खेती करते हैं अच्छा। और मम्मी हाउसवाइफ है। और मैंने अभी BARC साइंटिफिक ऑफिसर का एग्ज़ाम निकाला है। ठीक है। तो सबसे पहले ये जो BARC जिसको बार्क कहते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। BARC की फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसकी जो मेन ब्रांच है वो मुंबई में है। इसको मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो इसके 2 ब्रांच होते हैं। एक जैसे हमारे घरों में बिजली आती है तो वो होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट का काम, वो इन्हीं के अंडर में आता है। जो एटॉमिक एनर्जी बनती है बिजली वगैरह, जो हमारे रावतबाटा में भी इसका एक प्लांट है जिसको NPCIL संभालता है। और दूसरा इसमें रिसर्च फील्ड आ जाता है। और एटॉमिक मतलब सबसे ज़्यादा जैसे इसरो फेमस है स्पेस मिशन की वजह से, और ये फेमस है एटॉमिक बॉम्ब वगैरह बनाने में। तो आपका जिस पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है उनका क्या वर्क रहता है, एक रफ आइडिया दीजिए। जैसे मैं जिस पोस्ट पे लगा हूँ साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट पे, तो मेरे अंडर टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट और वर्कर्स वगैरह लोग होंगे। वो सॉइल वाटर और जो काम करते हैं उनकी लंग काउंटिंग ये सब सैंपल लेंगे, वो रिपोर्ट बनाएंगे और वो मेरे तक पहुंचाएंगे। अगर वो रिपोर्ट सही है और जो जो भी है सही है गलत है, मैं अपने ऊपर उनको जो बॉडी होती है उनको हमें सौंपना होता है। फिर वो जो भी रिक्वायर्ड एक्शन लेते हैं कि भाई प्लांट सही चल रहा है नहीं चल रहा। स्टूडेंट्स होते हैं उनका एक रहता है कि या तो हमें डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, मतलब नॉर्मल सी चीज़ें जो हम देखते ही आ रहे हैं ना काफ़ी टाइम से। तो ये काफ़ी अलग चीज़ है, आपने इसके बारे में कैसे सोचा? इसके बारे में मतलब पहले से कुछ नहीं था। MSc तक भी मुझे इसका आइडिया नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ तो वही ये टीचिंग की जॉब हो गई, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, पटवारी, इन्हीं सब जॉब का क्रेज होता है। हाँ। लेकिन जैसे ही मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर्स की है, तो वहाँ पूरे मतलब मिनी इंडिया हो जाता है, उधर सब एक्सपोजर मिल जाता है। तो मेरे बैच से 2-3 लोग सेलेक्ट हुए, तब हमने इसकी प्रॉपर की क्या जॉब है, क्या कैसे इसमें लगते हैं, वहाँ से ही मुझे पता चला। अपने मतलब जो टीचर्स थे उधर, प्रोफेसर वगैरह जो लोकल हमारी यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, उनको इतना आइडिया नहीं रहता। ठीक है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने से पहले आपकी जो स्कूलिंग है या कॉलेज है वो कहाँ से हुआ है, उसके बारे में बताइए। उससे पहले मैंने अपनी 10th तो यहाँ गांव के पास ही एक स्कूल है वहाँ से की है, DN सीनियर सेकेंडरी स्कूल। 10th के बाद मेरे परसेंटेज अच्छे थे, तो 11th-12th मैंने तारानगर गुरु रविंद्रनाथ टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ से उन्होंने मुझे प्रॉपर स्पॉन्सर किया था। 11th-12th में मेरा एक भी पैसा नहीं लगा था, तो कुछ मेरे लिए ईजी हो गया। हॉस्टल की फ़ीस और स्कूल की फ़ीस सब उन्होंने ही स्पॉन्सर किया था। और वहाँ पर भी काफ़ी सपोर्टिव टीचर थे। मतलब गांव में बच्चा क्या ही सीखता है, उसको बोलना, आगे क्या करना है कुछ भी नहीं पता होता है। वहाँ लगभग 1100 लोगों का हमारा बेच था 11th-12th के अंदर। तो जो टीचर्स थे, जो हमें कंपटीशन उधर मिला, जैसे ATM सर हो गए, भूपेंद्र जी सर हो गए, संदीप जी सर हो गए, और भी काफ़ी है, कृष्ण जी सर हो गए, महेश जी सर हो गए। तो इन्होंने वो माहौल दिया क्लास में चलते चलते कि ATM सर हो गए, वो प्रॉपर ऐसे नाम लेके बच्चे का मोटिवेट करना। वहाँ से जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ सीखने को मिली वो थी सीटिंग पावर। हम सुबह 7 बजे जाते थे, शाम को 7 बजे आते थे। तो मेरी जो सीटिंग पावर है हमेशा से ही अलग रही। मैं कभी ऐसे पढ़ के थकता ही नहीं था। वो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ सीखने को 7 to मिली। 7 12 घंटे की कंटिन्यू सिटिंग। जी, सुबह 7 बजे हमारी एक्स्ट्रा क्लास जिसको बोलते हैं, वो लगनी स्टार्ट हो जाती थी। कभी संदीप सर वगैरह, कभी अच्छा। ATM सर।
ये सब, और फिर शाम को सबसे लेट हम ही छूटते थे। तो सबसे ज़्यादा चीज़ आके फिर वही हॉस्टल में भी वैसा ही माहौल, पढ़ना वगैरह से मेरा 12th में मेरे 95% बने थे। उसके थ्रू ही मुझे डीयू में एडमिशन मिला। हिंदू कॉलेज जो मतलब रैंकिंग फर्स्ट आती है उसकी ऑल इंडिया में। तो अगर मैं वहाँ टैगोर में नहीं जाता, इधर गाँव में रह जाता, इतने परसेंटेज नहीं मिल बनते और मैं नहीं जा पाता, तो वहाँ मेरे केस में टैगोर ने बहुत अच्छा साथ दिया। तो टैगोर से निकलने के बाद फिर आगे का आपका क्या रहा? टैगोर से निकलने के बाद सर वगैरह उनका प्लानिंग तो ये थी कि मैं आईआईटी के फील्ड में जाऊँ, लेकिन 10-15 दिन मैंने उधर देखा माहौल कि होगा नहीं। तो फिर और बीच में ये भी होता है कि गैप आने के बाद इंस्पायर स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। तो मैं डीयू में, मेरा एक सीनियर था वहीं टैगोर से ही, अनिल अनिल भैया थे। उन्होंने मुझे गाइड किया कि हिंदू कॉलेज में मतलब डीयू में एडमिशन लेने का उन्होंने मुझे बोला। और फिजिक्स ऑनर्स भी मैंने उन्हीं को देख के ली थी। मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग मेरी मैथ थी एडीएम सर की वजह से। लेकिन उन्होंने बोला कि फिजिक्स में मतलब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तुम्हें अपने आसपास की चीज़ों से तुम रिलेट ज़्यादा कर पाओगे। और फिजिक्स में फिजिक्स की लैंग्वेज ही मैथमेटिक्स है, तो वो कहीं ऐसे नुकसान नहीं है कि अगर तुम्हारी मैथ स्ट्रॉन्ग है तो तुम मैथ ही लो। इसलिए फिजिक्स मतलब वो अपने आप चीज़ें होती चली गई। ऐसे मेरे फैमिली में भी कोई पढ़ा लिखा है नहीं, तो ऐसे गाइडेंस तो कुछ थी नहीं, बस वो अपने आप चीज़ें मिलती गई, लोग मिलते गए। तो कौशल जी ये बताइए कि आपकी फैमिली में सबसे ज़्यादा आपको किसने सपोर्ट किया है पढ़ाई को लेकर, या आपकी प्रेरणा कौन रहे हैं आपके परिवार में? जॉइंट फैमिली है मेरी, तो सभी ने ही सपोर्ट किया है। सबसे ज़्यादा मतलब स्टार्टिंग में देखा जाए दादाजी ने हमेशा ही इनको लगन थी कि अ, पढ़ाई में कुछ कर। 5th क्लास से ही, 5th क्लास में मेरे को बहादुरा एक स्कूल था उधर लेके गए, मेरा मन नहीं लगा, मैं वापस आ गया। फिर 10th के बाद से इनका मन हुआ, ये तभी टैगोर के स्कूल, टैगोर में भी यही छोड़ के आए थे मेरे को। अच्छा। फिर एटीएम सर से इन्होंने बढ़िया लिंक बना लिया, तो उधर तो बच्चे बहुत होते हैं, 1200 लोग होते हैं। तो सिर्फ दादाजी ने उधर अच्छे लिंक बनाए एटीएम सर के साथ, तो वो मेरे को जानते थे, वो आते जाते मेरे को कुछ बोलते थे, क्लास में नाम ले लेते थे, तो ऐसे मोटिवेशन मिलता था। और बाकी पापा और ने मुझे मतलब वो खेती करते हैं, लेकिन मेरे को उन्होंने कभी नहीं बोला कि तू खेत चल। आपके सिलेक्शन के बाद में टैगोर स्कूल की तरफ से आपसे किसी ने संपर्क किया है? हाँ, सबसे पहले तो दादाजी का ही एटीएम सर से बढ़िया लिंक है, तो रात में दादाजी ने फ़ोन कर दिया था। उसके बाद भूपेंद्र जी सर, मुकेश सर, मोहन जी सर, कृष्ण जी सर, उनसे बात मेरी हुई है। अच्छा। हाँ जी। तो क्या रिस्पॉन्स रहा उनका? उनको कैसा लग रहा है? बढ़िया था, उनको तो वही होता है कि हमने नींव रखी हो, आज बढ़िया इमारत बन गई, वो वाली फील ही होती है उनकी तो। हाँ। बढ़िया था, मुझे भी बढ़िया लगा काफ़ी टाइम बाद सबसे बात करके। आप ये बताइए कि एक इतने छोटे से गाँव से निकलकर डीयू जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी में स्टडी करना, उसके बाद बाग जैसे इतने बड़े संस्थान में काम करना, ये पूरी जर्नी आपके लिए किस तरह की रही? कितनी चुनौतीपूर्ण रही? चुनौतीपूर्ण तो ऑब्वियसली रही, लेकिन फॉर्चुनेटली कुछ भी कहूँ कि बाय गॉड्स ब्लेसिंग मुझे हमेशा ऐसे लोग मिले। जैसे 11th-12th में टैगोर ने मुझे अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो मैं गांव के स्कूल में पढ़ता। उन्होंने पूरा मुझे स्पॉन्सर किया। बाद में मुझे इंस्पायर स्कॉलरशिप मिल गई। हाँ, जो चीज़ें आई कि मैं कभी बाहर नहीं रहा हुआ था, और लैंग्वेज का भी होता है वहाँ पे कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी होती है, हिंदू कॉलेज, वहाँ पे थोड़े बढ़िया लाइफस्टाइल वाले बच्चे आते हैं, गाँव के बच्चे थोड़े कम होते हैं। तो टीचर्स होते हैं वो इंग्लिश में पढ़ाते हैं, तो अपने राजस्थान में हिंदी मीडियम से मैं पढ़ा हुआ था। वहाँ पे इंग्लिश में काफ़ी बच्चे थे जो बीच में ही कोर्स छोड़ के भी चले गए। चुनौतीपूर्ण ऑब्वियसली रही। पहले साल मुझे, एक कंप्यूटर लैब होती है उधर, कंप्यूटर का शक्ल ही नहीं देखी हुई थी, ऑन कैसे होता है कंप्यूटर। तो काफ़ी चीज़ें रही, लैंग्वेज बैरियर, टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम, लाइफ़स्टाइल भी हम थोड़ा ऐसे फ़ील करते थे। मैं जैसे 12th में हमेशा क्वेश्चन पूछता था, लेकिन वहाँ पे मैं दबा हुआ फ़ील करता था कि भई ये तो इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एमएससी में फिर काफ़ी मैंने सुधार किया चीज़ों को पूछने में, और काफ़ी काम किया उस चीज़ पे, क्योंकि वो 5 साल हो गए थे, तो धीरे-धीरे सब्जेक्ट भी स्ट्रॉन्ग होने लगता है। फिर सब्जेक्ट में टेक्निकल लैंग्वेज हमारी इंग्लिश आ जाती है, तो इतना नहीं फ़ील होता। आपकी लाइफ जर्नी में आपके रोल मॉडल कौन है? कोई एक ऐसा इंसान जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा प्रेरणा दी हो, या जिनसे आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मिला हो? वैसे तो देखा जाए हर स्टेज पे हमें अलग रोल मॉडल, अलग मोटिवेटर बनते हैं। वो सीढ़ियाँ होती है, वो चढ़ाते जाते हैं हमें। जैसे 10th में अलग टीचर थे, 12th में सबसे ज़्यादा एटीएम सर से, उसके बाद एमएससी, बीएससी एमएससी में अलग थे। लेकिन जो क्रिटिकल पॉइंट था वो था एमएससी के बाद मुझे क्या करना है। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गए, सीएसआईआर नेट का भी एग्ज़ाम, बीएआरसी का एग्ज़ाम। उस टाइम पे जो सब्जेक्ट की फाउंडेशन बनाई वो हमारे एक टीचर थे समीम सर। उसके बाद फिर इंटरव्यू की जब प्रिपरेशन आई, तब हमारे जयपुर के ही ए सिंह सर, उनकी कोचिंग से मैंने इंटरव्यू से रिलेटेड काफ़ी कुछ सीखा। और आप ये बताइए कि इसके पढ़ाई के अलावा आपने क्या कुछ किया है? आपकी हॉबीज़ क्या हैं? खाली टाइम में क्या करना पसंद करते हैं? अगर मैं राजस्थानी होके कुछ भी हॉबी बोलूँगा, वो फेक ही लगेगी सबको।
और मेरी सही में कोई भी हॉबी नहीं है। अच्छा। घर वाले वही है कि मोटिवेशन वही था, घर वाले बोलते थे कि भाई बारिश नहीं हुई है इस बार, तो वही मोटिवेशन मिलता था कि भाई पढ़ ले, कुछ ना कुछ कर ले। तो कुछ भी हॉबी वैसे देखा जाए तो बस हमारी आजकल जो जैसे चलता है, पर पढ़ना ही हॉबी थी मेरी। थक जाते थे कभी बाहर जाके मूवीज देख आते थे, दोस्तों के साथ घूम लेते थे। वो माहौल मतलब दोस्तों के साथ जब हम रहते हैं ना, अच्छे दोस्त मुझे मिले हैं। हाँ, तो सर ये बताइए कि बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिनको इसके बारे में कुछ पता नहीं है या उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। उनका सिर्फ यही रहता है कि एक भेड़-चाल रहती है कि हमारे पास वाले ने या हमारे साथ वाले ने कुछ ये किया है कि डॉक्टर बना है या इंजीनियर बना है तो हम भी बनेंगे। तो आपने काफ़ी अलग किया है, तो आप आज के युवाओं को कोई संदेश या कोई मोटिवेशन देना चाहेंगे? हाँ, आपने जो भेड़-चाल बोला उसका थोड़ा-सा शिकार तो मैं भी हुआ हूँ, कि अभी जब लास्ट में मेरी 2022 में एमएससी हुई थी, 3 साल हो गए स्ट्रगल में, तो मेरे को भी बोलने लगे थे कि भई फलाने जी का बेटा रेलवे में लग गया, क्लर्क लग गया, तू कब लगेगा? लेकिन वही है, पहली बात तो दूसरों बच्चों में प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। अगर तुम्हारे पास वाला कोई आईएएस क्लियर कर रखा है, नीट क्लियर कर रखा है, तो तुम्हारे बेटे में वो कैपेबिलिटी हो ज़रूरी नहीं है। हुँ, उसकी प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए। स्कूल में भी बच्चों की प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए। हुँ, देखा-देखी कि भई रेलवे में करना है, तू भी जल्दी से नौकरी लग जा, उन पे प्रेशर मत बनाओ, उनको थोड़ा टाइम दो। अब जैसे मुझे एमएससी फाइनल में जाके पता चला कि बीएआरसी जैसी कोई चीज़ होती है, हुँ, तो बच्चों को अगर तुम साल में 8-10 कोई ऐसे सेशन करवा सको जिनमें हुँ, वो बता सको कि कौन सी जॉब आपके ये करोगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेंगे। ये मुझे एमएससी में जाके पता चला, जो कि ऐसे शर्म वाली बात है कि फिजिक्स से रिलेटेड जॉब है, सबसे हाईएस्ट मतलब ये जॉब है फिजिक्स की। और एजुकेशन तो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। हुँ। आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट ही बनने मिलने हैं, मतलब भले ही गवर्नमेंट जॉब नहीं करेगा, प्राइवेट कर लेगा, अच्छा इंसान बनेगा, वो एजुकेशन ही बनाएगी। तो एजुकेशन इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। हम लाइन पढ़ते हैं लेकिन उसको गौर नहीं करते कभी भी। वो सही में बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में ये चीज़ समझना कि बच्चों को वो करने दिया जाए जो वो करना चाहते हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि सीकर, कोटा काफ़ी ऐसी जो एजुकेशन हब्स हैं, वहाँ पे सुसाइड केसेस दिनों-दिन बढ़ते जा रहे हैं। और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि उन पे प्रेशर डाला जाता है कि तुझे ये करना है, आपको वो करना है। तो बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में कि बच्चों पे प्रेशर ना डाल के वो जो करना चाहते हैं, जो उनका इंटरेस्ट है, जो वो अपने ड्रीम्स या अपने फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं, वो करने दिया जाए।